हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस का फिजिक्स का दूसरा पार्ट यानी कि दूसरा चैप्टर को देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ाने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन में से एक भी प्रश्न ना छूटे, तो इस क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में जो भी क्वेश्चन सेलेक्टेड किए हुए हैं ना, सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है ना दोस्तों धमाकेदार लाइव क्लास चलती रहती है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थियों को क्लास का टाइम पता नहीं है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, शाम में जो है ना डेली 7 बजे शाम में क्लास होगी। ठीक है, शाम में कितना बजे क्लास होगी? 7 बजे क्लास होगी। ठीक है, और यहाँ पे दोपहर में क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो दोपहर में भी जल्दी से फटाफट से क्लास को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्लास का टाइम को जब तक नोट कर लीजिए, दोपहर में 1 बजे क्लास होगी, और सुबह में भी क्लास बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, हम व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी को सूचित कर देंगे जब ये दोनों क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा, सुबह और दोपहर वाला। तो सुबह में जो क्लास होगी ना दोस्तों 6 बजे होगी। ठीक है, सुबह 6 बजे क्लास होगी। तो ये सभी यहाँ पे टाइम को नोट कर लीजिए, रूटीन को नोट कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम जो है ना दोस्तों आप सभी को सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हुए हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, इसी से पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए गेसेस क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से पहला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि प्रत्येक वर्ष ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। इससे पहले वाला चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, लेकिन ये प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन है। ठीक है, यानी कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की दिशा में हुई परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रकाश का अपवर्तन किसको कहेंगे? जब भी कोई प्रकाश एक माध्यम से चलकर, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की दिशा में हुई परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कोई भी प्रकाश किरण है एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है? तो देखिएगा, मान लिए कि कोई प्रकाश किरण ये माध्यम 1 यानी कि हवा से चलता है, और हवा से चलने के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी कि माध्यम 2, जिसको हम कहेंगे पानी। तो जैसे पानी में प्रवेश करता है ना, तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ठीक है, ये सीधा नहीं गुजरेगी प्रकाश किरण, अभिलंब की तरफ यहाँ थोड़ा सा मुड़ जाएगा, तो इसमें चेंजिंग हो रहा है प्रकाश की दिशा। ठीक है, जब भी प्रकाश की दिशा में चेंजिंग होगा, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि ये प्रकाश का अपवर्तन क्या घटना है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे एंट्री लेता है ना, तो प्रकाश का जो डायरेक्शन होता है ना, उसमें चेंजिंग होता है, यानी कि परिवर्तन हो जाता है। तो इसी घटना को ही हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न को भी आप जो है ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न 2024 के एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो प्रश्न ये कराए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण, यहाँ पे नियम को लिखने बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे चैप्टर 1 में कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। ठीक है,
और यहाँ पे उसी प्रकार जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी दो ही नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो ही नियम होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिख देना पड़ेगा हेडिंग में कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। ये आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ में भी काम आएंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों? दो नियम होते हैं। अब क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो नियम होता है काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे देखिएगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। हम लोग उसमें क्या पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। लेकिन यहाँ पे अपवर्तित किरण है, ठीक है। अपवर्तित किरण कहने का अर्थ है कि जब भी कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम वाला जो किरण होता है ना दोस्तों, वो आपका क्या होता है? अपवर्तित किरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी कोई प्रकाश किरण, यानी कि जब भी कोई प्रकाश, ये हो गया आपका दोस्तों आपतित किरण, ठीक है। यानी कि जब भी कोई प्रकाश यहाँ पे आपतन बिंदु पर पड़ता है तो आपका क्या होगा दोस्तों? आपतित किरण होगा, ठीक है। तथा अपवर्तित किरण, ये आपका क्या हो गया दोस्तों? अपवर्तित किरण हो गया, ठीक है। तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये जो आपका अभिलंब है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, ये तीनों जो होते हैं ना दोस्तों, क्या होते हैं? तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो देख सकते हैं तीनों क्या है? एक ही बिंदु पे है, ठीक है। यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो ये हो गया दोस्तों क्लियर आपका प्रकाश का परावर्तन, मतलब प्रकाश का अपवर्तन का फर्स्ट नियम, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दूसरा नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा नियम ये कह रहा है दोस्तों कि किसी खास दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है ना, वो क्या होता है? स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियतांक रहता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्नेल का नियम कहेंगे, या फिर स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए कि स्नेल का नियम को लिखे, तो आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों? किसी खास दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जया, जिसको हम लोग साइन ई कहेंगे, और अपवर्तन कोण की जया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? साइन आर कहेंगे। इसका जो रेशियो होता है ना, क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, नियतांक रहता है। और दोस्तों जो आपका स्थिरांक होता है, नियतांक होता है, उसको हम लोग किसके द्वारा दिखाएंगे? म्यू के द्वारा दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन ई बटा साइन आर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम के गो होते हैं? तो दो गो नियम होते हैं। क्या क्या होते हैं? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं दोस्तों? एक ही तल पर होते हैं, यानी कि एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा पॉइंट, यानी कि दूसरा नियम यह है कि किसी खास दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होते हैं, वो आपके क्या होते हैं दोस्तों? कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, नियतांक रहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल्स का नियम कहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे स्नेल्स का नियम क्या कहता है? म्यू बराबर क्या होता है कि साइन ई बटा साइन आर होता है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए फ्रेंड अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे ये प्रश्न, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न ये कराए कि लेंस या ताल किसे कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड जो लेंस होते हैं, इसका हिंदी में नाम क्या होते हैं दोस्तों? ताल होते हैं, ठीक है। ताल का मतलब क्या होता है? लेंस होते हैं। लेंस का स्पेलिंग को देखिएगा, LEN, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, एक मिनट। तो यहाँ पे देखिएगा LENS होता है। लेंस का स्पेलिंग कैसा होता है? LENS, ठीक है। लेंस को हम लोग ताल कहते हैं हिंदी में। तो फ्रेंड काफ़ी सिंपल है। जो लेंस होते हैं ना, ये क्या होते हैं कि दो सतह से घिरा हुआ किसी पारदर्शी पदार्थ का ऐसा टुकड़ा होता है जिसका सतह कम से कम क्या होता है दोस्तों? वक्र होता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? लेंस या ताल कहेंगे। तो लेंस या ताल क्या होते हैं कि दो सतह से घिरा हुआ किसी पारदर्शी पदार्थ का ऐसा टुकड़ा जिसका एक सतह कम से कम, एक वो सतह कम से कम क्या होना चाहिए? वक्र होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? लेंस या ताल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर में देखने पा रहे हैं, ये क्या है दोस्तों? लेंस है, ठीक है। लेंस में क्या होता है? ये दो सतह से घिरा होता है, ठीक है। कोई भी पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा होता है जिसका एक वो सतह क्या होता है दोस्तों? वक्र होता है, कर्व होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? लेंस या ताल कहेंगे। और दोस्तों जो लेंस होते हैं ना, लेंस वास्तव में दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ऐसे में तो लेंस काफ़ी सारे होते हैं। तो जो यहाँ पे लेंस होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं वास्तव में।
तो पहला जो होता है ना दोस्तों उत्तल लेंस होता है और दूसरा होता है दोस्तों अवतल लेंस। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस जो होते हैं ना दोस्तों ये क्या होते हैं कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है दोस्तों, मोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है ये उत्तल लेंस। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो उत्तल लेंस होता है ना दोस्तों इसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है दोस्तों, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को अभिसारित करती है, जमा करती है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो उत्तल लेंस किसको कहेंगे कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ये किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ना दोस्तों वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अवतल लेंस की तरफ बढ़ चलते हैं। ये अवतल लेंस भी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा दोस्तों अवतल लेंस किसको कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। अवतल लेंस जो होते हैं ना दोस्तों ये क्या होते हैं कि किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होते हैं दोस्तों, पतला होते हैं। किनारों पर क्या है दोस्तों, मोटा है, तो यहाँ पे किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होते हैं दोस्तों, पतला होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अवतल लेंस होते हैं ये किनारों की अपेक्षा बीच में काफ़ी पतला होते हैं। ठीक है, और किनारों पे क्या होते हैं दोस्तों, मोटा होते हैं। और दोस्तों ये किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है ना, कैसा बनाता है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनाता है, वस्तु से बड़ा बनाता है। और अवतल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अपसारी लेंस कहेंगे, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करती है, चारों तरफ फैला देती है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। तो अवतल लेंस को देखिएगा ध्यान से, उसका जस्ट ऑपोजिट है उत्तल लेंस का। तो जो अवतल लेंस होते हैं ये क्या होते हैं कि किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनता है। ठीक है, और दोस्तों जो अवतल लेंस होते हैं ना इसको हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, गारंटीड प्रश्न है। ठीक है, तो इसको देखिएगा दोस्तों कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखे। ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर होता है उसको स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेडिंग में कि अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में अंतर निम्नलिखित है। तो सबसे पहले यहाँ पे अवतल लेंस एक तरफ लिख लीजिएगा और दूसरा तरफ यहाँ पे दाहिना साइड उत्तल लेंस को लिख दीजिएगा। ठीक है, बीच में अड्डी फाड़ दीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हम लोग डेफिनेशन को देखिए अवतल लेंस का, अवतल लेंस में क्या होता है दोस्तों, ये बीच में पतला होती है और किनारों पे क्या होते हैं दोस्तों, मोटा होते। तो देख सकते हैं। ठीक है, जो अवतल लेंस होते हैं इसका फिगर उल्टा हो गया, ये वाला फिगर इसका होगा। ठीक है, जो अवतल लेंस होते हैं ये क्या होते हैं दोस्तों, किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होते। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो उत्तल लेंस होते हैं ये क्या होते हैं कि ये बीच में मोटा होते हैं, बीच में क्या होते हैं दोस्तों, मोटा होते तथा किनारों पे क्या होते हैं, पतला होते। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा कि ये प्रकाश किरणों को प्रसारित या फैला देती है। प्रसारित का अर्थ होता है फैला देना। जो अवतल लेंस होते हैं ना ये प्रकाश किरणों को क्या कर देती है दोस्तों, प्रसारित या फैला देती है। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये प्रकाश किरणों को अभिसारित या जमा करती है। उत्तल लेंस का कार्य क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण पड़ता है तो वो क्या होती है, चारों तरफ मतलब एक जगह जमा हो जाती है, अभिसारित हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है 3 नंबर में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि ये प्रकाश किरणों को प्रसारित या फैला देती है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे तीसरा नंबर यहाँ पे होगा, इसका फोकस वास्तविक तथा धनात्मक होता है। और दोस्तों इसका फोकस क्या होगा, वास्तविक तथा और ऋणात्मक होगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लेंस की जो डायोप्टर क्षमता होती है, लेंस का ऐसे मतलब क्या होता है सभी को पता होना चाहिए, डायोप्टर होते। ठीक है, डायोप्टर यानी कि एक डायोप्टर क्षमता को क्या करना है दोस्तों, परिभाषित करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक डायोप्टर को लिख के डैश मार देंगे। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी
1 मीटर हो, कोई भी लेंस की फोकस दूरी अगर 1 मीटर होता है तब लेंस की जो क्षमता होती है ना 1 डायोप्टर होती है। काफ़ी सिंपल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो लेंस की क्षमता होती है, ठीक है, लेंस की क्षमता को हम लोग पी के द्वारा दिखाते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि अगर ये मतलब लेंस की क्षमता जो होती है 1 डायोप्टर तब कहलाएगी जब उसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगा। ठीक है, फोकस दूरी क्या होगा दोस्तों, 1 मीटर होगा, तभी उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाएगी। कैसे कहलाएगी, यहाँ पे लेंस की क्षमता को पी के द्वारा दिखाएंगे तो यहाँ पे ऊपर में तो 1 है ठीक है, और ये जो एफ होते हैं ये मीटर में होते हैं, इसमें अगर 1 मीटर होते हैं तो 1/1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो यहाँ पे अगर फोकस दूरी 1 मीटर ले लिया जाए तो उस लेंस की क्षमता क्या कहलाएगी दोस्तों, 1 डायोप्टर कहलाएगी। यानी कि यहाँ पे पी का रिजल्ट यानी कि लेंस की क्षमता का रिजल्ट कितना आ गया है, 1 मीटर आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। ठीक है, क्षमता ज्ञात करने बोल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा दोस्तों फोकस दूरी कितना है दोस्तों, 2 मीटर है। तो यहाँ पे लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, जो हम लोग कहाँ पे पढ़े, मतलब डिफरेंट वाले में पढ़े। ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर क्या होते हैं उसी में हम लोग जाने। जो फोकस दूरी होती है अवतल लेंस की वो क्या होती है, और ऋणात्मक होती है, इसलिए एफ का मान यहाँ पे -2 मीटर है। और दोस्तों जो लेंस की क्षमता है पी बराबर क्या होती है, 1/f, जो कि मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेंस की क्षमता को ज्ञात करेंगे, तो चलिए फटाफट से ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे पी बराबर क्या हो जाएगा, जब भी लेंस की क्षमता पूछेगा और यहाँ पे फोकस दूरी दिया हो रहेगा मीटर में, तो आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, सिंपली यहाँ पे 100 से 2 को डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको डिवाइड कर देंगे ना, तो इसको जब काटेगा तो कितना आएगा दोस्तों, 50 आएगा। कितना आएगा, 50। और ये दोस्तों ये किस में, 50 सेंटीमीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो सिंपल यहाँ पे इसको 1 से क्या करना, 100 से क्या करना होगा दोस्तों, भागा देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब क्या होते हैं, डायोप्टर होते हैं, यानी कि ये माइनस में होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये 7वां नंबर प्रश्न को देखिएगा जो दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो इसको देखिएगा, यहाँ पे आपको बताना है कि घनत्व के दृष्टिकोण से माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर में लिख देते हैं कि घनत्व के दृष्टिकोण से माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला माध्यम क्या होते हैं दोस्तों, विरल माध्यम होते हैं, और दूसरा होते हैं दोस्तों आपका सघन माध्यम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विरल माध्यम क्या होते हैं। कम घनत्व वाले माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, विरल माध्यम कहते हैं। जैसे कि हवा क्या होते हैं दोस्तों, विरल माध्यम होते हैं, क्योंकि ये कम घनत्व वाले माध्यम होते हैं। और दोस्तों जो सघन माध्यम होते हैं वो अधिक घनत्व वाले होते हैं, जैसे कि आपका कांच हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, सघन माध्यम होते हैं। और जो विरल माध्यम होते हैं ना, ये कम घनत्व वाले माध्यम को ही हम लोग क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। और सघन माध्यम में क्या होते हैं, अधिक घनत्व वाले माध्यम, जैसे कि कांच, पानी। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ठीक है, उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो क्लास 10 का जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ाए थे, प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव कराए थे, उसका PDF जो है ना दोस्तों आज हम अपने वेबसाइट पर डाल दिए हैं, वहीं से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थियों को डाउनलोड करने नहीं आता है तो क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, हम आपको बता देंगे कि PDF को फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों डेली जो है ना वेबसाइट पे भी ऑनलाइन टेस्ट चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट वगैरह कैसे दे सकते हैं, तो सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन का सूर्योदय और सूर्यास्त पर क्या प्रभाव है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन का सूर्योदय और सूर्यास्त पर क्या प्रभाव होता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते उत्तर में कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य वास्तव में उदय होने से 2 मिनट पहले दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो सूरज होते हैं
उगने से पहले 2 मिनट पहले ही दिखाई देते। किसके कारण दिखाई देते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, यानी कि सूर्यास्त, सूर्य जब क्या होता है दोस्तों, उसका यास्त हो जाता है यानी कि डूब जाती है सूर्य, तब भी हमें 2 मिनट तक दिखाई देता है। ठीक है, उम्मीद करती है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण, यहाँ पे हम लोग सभी क्वेश्चंस को देख रहे हैं। एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे कम और किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों, विचलन का मतलब क्या होता है? झुकाव। ठीक है, विचलन का मतलब क्या होता है? झुकाव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि एक प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं। ठीक है, और अपवर्तन के बाद पर्दे पर के गो रंग की प्राप्ति होती है? 7 गो रंग की प्राप्ति होती है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये आपका व्हाइट लाइट होते हैं। व्हाइट लाइट को हम लोग क्या करेंगे? प्रिज्म के द्वारा गुजारेंगे, प्रिज्म से गुजारेंगे, तो ये पर्दे पर कितने रंग की पट्टी प्राप्त होती है? 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है, जिनमें से जो सबसे ज़्यादा झुकता है ना दोस्तों, कौन सा कलर सबसे ज़्यादा झुकता है? वायलेट कलर, यानी कि बैंगनी कलर का झुकाव सबसे ज़्यादा होता है। और दोस्तों जो सबसे कम झुकता है ना, जो सबसे ऊपर होता है, वो आपका क्या होता है दोस्तों? रेड कलर होता है, यानी कि लाल रंग का झुकाव क्या होते हैं? सबसे कम होते हैं। और ये जो बैंगनी रंग होते हैं या वायलेट रंग होते हैं, इसका झुकाव क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे, यानी कि जब भी कोई प्रकाश किरण, यानी कि जब भी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने के पश्चात पर्दे पर जो 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है, उनमें अगर देखा जाए जो सबसे ज़्यादा झुकने वाला जो कलर होता है वो आपका बैंगनी कलर होता है, यानी कि वायलेट कलर होता है। और दोस्तों जो सबसे कम झुकने वाला जो कलर होता है वो आपका रेड कलर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा कि प्रकाश के लाल रंग का विचलन क्या होते हैं दोस्तों? सबसे कम होते हैं। ठीक है, और बैंगनी रंग का विचलन क्या होते हैं? सबसे अधिक होते हैं। इनमें एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य, किस रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं, जिसका विचलन यानी कि जिसका झुकाव सबसे कम होगा तो उसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि ये लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होते हैं। और दोस्तों जिसका झुकाव क्या होते हैं दोस्तों? सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होंगे। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका व्यंजक एवं मात्रक लिखिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे चलिए फटाफट से देखते हैं कि अपवर्तनांक क्या होते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होते हैं दोस्तों? मतलब यहाँ पे देखिएगा काफ़ी सिंपल है। अपवर्तनांक जिसको हम लोग म्यू कहते हैं, म्यू बराबर क्या होते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर होते हैं। ठीक है, यानी कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहेंगे। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होते हैं दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा कि साइन आई अपॉन साइन आर होते हैं। ठीक है, इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अपवर्तनांक बराबर क्या होते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है, काफ़ी सिंपल प्रश्न था, आपके एग्जाम में पूछा जाए तो बस इस तरह लिख दीजिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपसे एक भी नंबर वगैरह नहीं काट सकता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो क्लास कर रहे हैं ना, तो इस क्लास को बस देखिए मत, आप लोग लाइक भी कीजिए। ठीक है, लाइक करने से क्या होता है दोस्तों? एक क्लास कराने में काफ़ी मेहनत लगता है, एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो यहाँ पे लाइक करने में पैसा वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं लगता है, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं ना, तो वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर करके बोर्ड एग्जाम में जो है ना 450 प्लस मार्क्स जो है ना दोस्तों अचीव करेंगे। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक क्लास को जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम जो है ना एक एक क्लास को काफ़ी अच्छी तरीके से समझाते हुए चलते हैं, और सभी क्लास का PDF जो है ना दोस्तों अपने वेबसाइट पे देंगे। ठीक है,
तो जो भी क्लास होगा ना तो उस क्लास को मिस ना नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप PDF भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और आपका क्लास भी छूट जाएगा, तो कोनो फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। इसलिए क्लास को बिल्कुल आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष क्या होते हैं, इंद्रधनुष क्या होते हैं, यह कब दिखाई देते हैं, ठीक है। इंद्रधनुष क्या होते हैं, यह कब दिखाई देते हुए आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पे उत्तर लिख देते हैं। जो इंद्रधनुष होते हैं ना, ये बरसात के मौसम में उत्पन्न होने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होते हैं। वायुमंडल में मौजूद जल कणों के द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण होते हैं। जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल में मौजूद जल बूंदों में आपतित होती है तो उनका अपवर्तन इस प्रकार होता है कि किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण सूर्य की विपरीत दिशा में चाप के रूप में इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है। रेनबो जिसको हम लोग कहते हैं। जो इंद्रधनुष होते हैं दोस्तों, ये कब दिखाई देता है, ये कैसे होता है, तो आप सभी को पहले यहाँ पे बता देते हैं। जो इंद्रधनुष होते हैं ये बरसात के मौसम में उत्पन्न होने वाला एक क्या होते हैं दोस्तों, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होते हैं। वायुमंडल में मौजूद काफ़ी सारे जलकण होते हैं, इसके द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के द्वारा किसका निर्माण होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। यानी कि जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल में मौजूद जल बूंदों में आपतित होती है तो उनका अपवर्तनांक इस प्रकार होता है कि किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण सूर्य की विपरीत दिशा में चाप के रूप में इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है। और दोस्तों जो इंद्रधनुष होते हैं उसमें कितने कलर होते हैं, तो उसमें 7 कलर होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, 7 को कलर होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्धन किसे कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड आवर्धन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आवर्धन कहते हैं। या प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के अनुपात को भी हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, आवर्धन कहेंगे। और आवर्धन को हम लोग m के द्वारा दिखाते हैं। और दोस्तों इसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आवर्धन जो होते हैं दोस्तों, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई या फिर प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी को हम लोग v के द्वारा दिखाएंगे और दोस्तों वस्तु दूरी को u के द्वारा दिखाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आते होंगे। तो आवर्धन जो होते हैं किसको कहेंगे दोस्तों, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई या फिर प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। आवर्धन का कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, ठीक है। ये मात्रक विभिन्न राशि है और दोस्तों इसको हम लोग m के द्वारा दिखाते हैं आवर्धन को, ठीक है। तो फ्रेंड जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से जल्दी से आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से आप फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को स्पष्ट कीजिए। यानी कि ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं क्या होते हैं, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को स्पष्ट करने कह रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। जब क्रांति कोण से कम कोण पर प्रकाश अगर माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होती है तो प्रकाश का अपवर्तनांक मतलब प्रकाश अपवर्तक ना होकर अपवर्तित ना होकर पूर्ण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब क्रांतिक कोण से कम कोण पर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या होती है दोस्तों, आपतित होती है तो प्रकाश क्या होती है दोस्तों, अपवर्तित ना होकर पूर्ण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होते हैं कि जब भी कोई क्रांति कोण से कम कोण पर प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होती है तो प्रकाश अपवर्तित ना होकर पूर्ण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना कि लेंस की क्षमता जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं, क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड चलिए इसका आंसर फटाफट से देख लेते हैं
किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, यानी कि लेंस में एक विशेष प्रकार की क्षमता पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि कोई भी लेंस होता है उसके द्वारा जो प्रकाश किरण होता है ना उसको मोड़ने की क्षमता पाई जाती है, कैपेसिटी पाई जाती है मोड़ने का प्रकाश किरणों को, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता कहेंगे। और दोस्तों जो लेंस की क्षमता होती है इसको हम लोग पी के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, और जो लेंस की क्षमता होती है ना वो फोकस दूरी की क्या होती है दोस्तों, वैधकर्म अनुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लेंस की क्षमता फोकस दूरी के वैधकर्म को लेंस की क्षमता कहते हैं, जहाँ फोकस दूरी मीटर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गणित रूप में भी लिखा हुआ लेंस की क्षमता जिसको हम लोग पी के द्वारा दिखाते हैं, ये जो होती है ना दोस्तों फोकस दूरी के वैधकर्म अनुपाती होती है। और दोस्तों ये जो फोकस दूरी होती है ना ये हमेशा मीटर में होता है। ठीक है, या फिर पी बराबर क्या होता है, 1/f होते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा काफ़ी अच्छी तरीके से। तो लेंस की क्षमता क्या होती है कि किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को कैपिटल पी के द्वारा दिखाया जाता है। लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी के वैधकर्म अनुपाती होती है, और फोकस दूरी जो होती है ना दोस्तों मीटर में होती है। तो यहाँ पे गणित रूप में भी लिखा हुआ है कि लेंस की क्षमता यानी कि पी बराबर क्या होते हैं, 1/फोकस दूरी। और दोस्तों ये फोकस दूरी हमेशा मीटर में होता है। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ के द्वारा दिखाएंगे और लेंस की क्षमता को पी के द्वारा दिखाएंगे। जो लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की वैधकर्म अनुपाती होती है यानी कि 1/f होती है। और दोस्तों ये f जो होती है ना हमेशा मीटर में होता है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होते हैं क्या क्या होते हैं, प्रति मीटर होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मीटर इनवर्स कहेंगे, m⁻⁻1। ठीक है, और दोस्तों जो लेंस की क्षमता का जो प्रचलित SI मात्रक होते हैं, फेमस SI यूनिट होते हैं, वो आपका क्या होते हैं, डायऑप्टर होते हैं। और दोस्तों जो डायऑप्टर होते हैं इसको हम लोग कैपिटल डी के द्वारा दिखाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 15 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होता है, क्यों। काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, गारंटीड प्रश्न है। ठीक है, यानी कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों। प्रतीत होने का होता है दिखाई देना, यानी कि पानी में डूबी हुई लकड़ी या फिर वस्तु मुड़ी हुई दिखाई क्यों देता है, काहे दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे इसका उत्तर। तो यहाँ पे साफ साफ आपको लिख देना पड़ेगा, जब पानी लकड़ी का एक, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जब पानी में लकड़ी का एक सीधा टुकड़ा डुबाया जाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। किसके कारण मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो है ना, ये लकड़ी को हम लोग क्या रखे हैं, मतलब लकड़ी या फिर कुछ भी कहिए, फिर पेन ही कहिए ना, पेंसिल कहिए, कुछ भी कहिए, ये जो है ना दोस्तों यहाँ से यहाँ तक क्या है दोस्तों, ये हवा में है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, हवा में है, और इसका आधा हिस्सा क्या है दोस्तों, पानी के अंदर में। ठीक है, पानी के अंदर में हम लोग जानते हैं जो आपका अपवर्तन होता है दोस्तों, यानी कि जब भी कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, और प्रकाश की दिशा में चेंजिंग होता है, क्या होता है, प्रकाश की दिशा में चेंजिंग होता है। अगर यहाँ पे ये यहाँ पे रखा हुआ है तो ये यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जब पानी में लकड़ी का एक सीधा टुकड़ा को डुबाया जाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। किसके कारण मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो प्रकाश का अपवर्तन होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, जैसे ही प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम, प्रकाश का जो किरणें है दोस्तों ये हवा से किस में जाती है, पानी में जाती है, यानी कि वैसे ही लंब से परे मुड़ जाती है। ठीक है, यानी कि लंब से पहले क्या होता है दोस्तों, मुड़ जाते हैं, जिस कारण लकड़ी का टुकड़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है वैसे लंब से परे मुड़ जाती है, जिस कारण लकड़ी का टुकड़ा जो होता है ना, किसके कारण मुड़ा हुआ दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम 110% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर में आपको लिख देना पड़ेगा दोस्तों,
हमें पता है कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका प्रकाशिक घनत्व भी सबसे अधिक होगा, यानी कि जिस भी पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा उसका प्रकाशिक घनत्व भी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं n बराबर क्या लिखा हुआ है, C/V लिखा हुआ है, ठीक है, C/V। तो n का मान जब बढ़ेगा तो v का मान कम होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर n का मान बढ़ेगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली है कि v का मान क्या होगा दोस्तों, कम होगा। इसलिए हीरे में प्रकाश की गति सबसे कम होती है। हीरे में जो होती है ना दोस्तों, प्रकाश की गति क्या होती है, सबसे कम होती है। इसको याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित स्नेल का नियम लिखिए, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित किसका नियम लिखना है, स्नेल का नियम लिखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे उत्तर में लिख देते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, जो इससे पहले हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है। इसके अनुसार स्नेल का नियम क्या कहता है कि किसी खास दो माध्यम के लिए या किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है ना, वो क्या होता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर रहता है, ठीक है। यानी कि जो साइन आई होते हैं, जिसको हम लोग आपतन कोण की ज्या कहेंगे, और साइन आर यानी कि अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है ना दोस्तों, वो क्या होते हैं, नियतांक होते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्नेल का नियम कहेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण 110% गारंटीड पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपवर्तनांक की परिभाषा दे। अपवर्तनांक क्या होते हैं उसी को डेफिनेट करना है, परिभाषित करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अपवर्तनांक क्या होते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। तो यहाँ पे किसी भी माध्यम में शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन है, चटक याद हो जाएगा चुटकियों में। तो अपवर्तनांक जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होते हैं शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होते हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अपवर्तनांक कहेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे हम लोग प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से फटाफट से आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और जो क्लास होगा ना उसका PDF डेली आपको मिलेगा, डेली PDF मिलेगा, एक भी दिन मिस नहीं होगा। तो इसलिए क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए चलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न पूछे जाएंगे 2024 के एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको बताना कि प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हो ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे उत्तर में लिख देते हैं कि जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाए तो ये 7 रंगों में बट जाती है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, प्रकाश का विक्षेपण कहेंगे, ठीक है। विक्षेपित होना यानी कि जब भी कोई प्रकाश किरण को, जब भी सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बट जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों क्या क्या होते हैं दोस्तों, बैगनी, उसके बाद यहाँ पे नीला रंग होते हैं, इंडिगो जिसको कहते हैं, उसके बाद ब्लू होते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज होते हैं, रेड होते हैं। ये सभी रंग जो होते हैं ना दोस्तों क्रम में व्यवस्था प्राप्त होती है, ठीक है। ये सभी रंग अलग अलग कोण पर मुड़ते हैं, ये सभी जो रंग होते हैं ये अलग अलग कोण पर क्या होते हैं दोस्तों, मुड़ते हैं। लाल रंग का जो मुड़ना होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं, जो कि लाल रंग सबसे ऊपर में होते हैं, ठीक है। और बैंगनी रंग का मुड़ना क्या होता है दोस्तों, सबसे अधिक होते हैं। वन क्रम को हम लोग विबग्योर के द्वारा याद रखा जा सकता है। जो वन क्रम होते हैं, जो स्पेक्ट्रम होते हैं, उसको हम लोग विबग्योर के द्वारा याद रख सकते हैं। विबग्योर का मतलब क्या होता है, वायलेट होते हैं, इंडिगो होते हैं, ब्लू होते हैं, ग्रीन होते हैं, येलो होते हैं, ऑरेंज होते हैं, रेड होते हैं। या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बैनी आपी नाला, ठीक है। बैनी आपी नाला का अर्थ क्या होता है, बैगनी नीला, ठीक है, बैगनी नीला होते हैं। उसके बाद यहाँ पे
क्या होते हैं दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे बैगनी होते हैं, फिर यहाँ पे हल्का नीला होते हैं, ठीक है, फिर पीला होते हैं, फिर यहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, बैनी आपी नाला। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो ना 2 ट्रिक के द्वारा आपको प्रकाश का विक्षेपण याद करने का कोशिश करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेगा बैगनी, बैनी आपी नाला का अर्थ क्या होता है, बै से होता है दोस्तों बैगनी, उसके बाद नी, नो दीर्घ नी से होता है नीला, और आ से होता है आसमानी, ठीक है। आसमानी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे इंडिगो, उसका बाद ब्लू, ग्रीन, यहाँ पे हो जाएगा ब्लू, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे ह से होता है हरा, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों पीला होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे ना का अर्थ क्या होता है मुझे पता नहीं है, अगर आपको याद है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, संतरी कलर या फिर ऑरेंज कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे ला से होता है लाल, इसको आप ठीक से याद कर रख सकते हैं, विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, इंग्लिश या फिर हिंदी के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे 2 ट्रिक बता चुके हैं, जो आपको याद रहे उसके द्वारा आप इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में 110% गारंटीड % बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस के द्वारा किसे कहते हैं, लेंस के द्वारा किसे कहते हैं वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, जो लेंस होते हैं, मान लीजिए आपका अवतल लेंस है, ठीक है, और दोस्तों एक लेंस ये होती है उत्तल लेंस, ठीक है, ये उत्तल लेंस होते हैं। तो लेंस के द्वारा क्या होता है वही आपको बताना है, ठीक है, लेंस के द्वारा क्या होता है वही आपको बताना है। तो फ्रेंड काफ़ी सिंपल है, जो लेंस के द्वारा होते हैं ना दोस्तों, किसी लेंस की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस का द्वारा कहते हैं। लेंस के द्वारा को हम लोग ए के द्वारा दिखाएंगे, ठीक है, किसी लेंस की कुल लंबाई, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी गोले लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास को हम लोग क्या कहेंगे, उस गोले लेंस का क्या कहेंगे दोस्तों, द्वारा कहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस की पहचान बिना स्पर्श किए कैसे करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आपको एक उत्तल लेंस दे देता है और आपको एक अवतल लेंस दे देता है, और आपको कहता है कि बिना छुए, बिना स्पर्श किए, बिना कांटेक्ट किए आप कैसे पहचानेंगे कि कौन लेंस क्या है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, हम दोनों को लेंस के नज़दीक वस्तु को ले जाएंगे, ठीक है, यानी कि लेंस के नज़दीक हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, वस्तु को ले जाएंगे। यदि प्रतिबिंब अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई दे, यदि प्रतिबिंब अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई दे तो वह वस्तु उत्तल लेंस होती है। वो कौन सा लेंस होती है दोस्तों, उत्तल लेंस होती है। आपको पता होना चाहिए, जो उत्तल लेंस होती है ना, उसमें वास्तविक तो प्रतिबिंब बनता ही बनता है, और इसमें बड़ा साइज का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उत्तल लेंस में। और दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट में देख सकते हैं, यदि प्रतिबिंब हमेशा छोटा दिखाई पड़े तो वह कौन सा लेंस होगा दोस्तों, अवतल लेंस होगा, ठीक है। तो इसको दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस दे देता है और आपको कहता है कि छू करके बताए कि कौन सा लेंस, मतलब कौन सा लेंस है, ठीक है, तो आप कैसे कहेंगे दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले फिगर, ये आपका क्या कौन सा लेंस होता है दोस्तों, अवतल लेंस होते हैं। अगर अवतल लेंस की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होगा तो हम समझ जाएंगे कि आपका अवतल लेंस है। उत्तल लेंस में क्या होगा दोस्तों, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होगा तो हम समझ जाएंगे कि आपका ये उत्तल लेंस है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, ठीक है, गारंटीड पर्सन है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अभिसारी का अर्थ होता है जमा, अभिसारित का मतलब क्या होता है दोस्तों, जमा करना। तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस क्यों कहेंगे, काफ़ी सिंपल है, यानी कि जब भी कोई प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर या फिर निकट आपतित किरणों से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अभिसारित यानी कि जमा करता है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर एवं निकट आपतित किरणों की को अपवर्तन के पश्चात बाद उत्तल लेंस को मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर कटती है, मतलब एक बिंदु पर क्या होती है दोस्तों, अभिसारित होती है। तो यही कारण है कि उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि वही कैसे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं। और दोस्तों प्रकाश का परावर्तन का हम पढ़ा चुके हैं, क्लास ले चुके हैं। तो जो भी क्लास ले लेंगे ना दोस्तों, उसका पीडीएफ हम फ्री में डाल देंगे अपने वेबसाइट पे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया पैसा आपसे लिया नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए डेली क्लास कीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, प्रश्न एक रहा है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस को कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस क्यों कहेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर एवं निकट आपतित किरणों का अपवर्तन के बाद अवतल लेंस मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसारित यानी कि फैलाती है, मतलब फैलाती करती है। तो यही कारण है कि अवतल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अपसारी लेंस कहेंगे। उसका जस्ट उल्टा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर एवं निकट आपतित किरणों को अपवर्तन के बाद अवतल लेंस मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसारित करती है। तो यही कारण है कि अवतल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं एक पर्सन आपको काफ़ी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए 110% गारंटीड प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है ना प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे आपको बताना कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, लेचलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है उसी के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे कि जब किसी आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन कराया जाता है, यानी कि जब भी कोई एक आयताकार कांच का ग्लास होता है या फिर स्लैब होता है, प्रकाश का अपवर्तन कराया जाता है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के लांबिक दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन यानी कि लेचलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कोई भी प्रकाश किरण होता है, इस प्रकाश किरण को जब आयताकार कांच के स्लैब से अपवर्तन कराया जाता है, ठीक है, अपवर्तन कराने के पश्चात आपतित किरण और अभिलंब की मतलब निर्गत किरण के लांबिक दूरी को ही हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, पार्श्विक विस्थापन कहेंगे, ठीक है। यानी कि आपका लांबिक दूरी ये हो गया दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन कहेंगे, ठीक है। यानी कि आपतित किरण, यहाँ पे देख सकते हैं आपतित किरण, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आपतित किरण हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया दोस्तों, अपवर्तित किरण हो गया ना। तो इसी के बीच जो लांबिक दूरी होता है, इसी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है ना इस चैप्टर में टोटली जो है ना 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम यही 24% में से ही बोर्ड एग्जाम 110% पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 24% स्पेशली 2024 के लिए थे। मतलब ये जो 24% थे दोस्तों आपके एग्जाम यानी कि 2024 फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी 2024 में मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो इस क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। जो क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बताए, सभी क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इसका पीडीएफ जो है ना दोस्तों मिल जाएगा आपको, ठीक है। पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कीजिएगा हम आपको सब कुछ बताएंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से आप फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सिंपली आप सेव कीजिए। आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए। शाम में जो है ना 7 बजे क्लास होगी। शाम में कितना बजे क्लास होगी? 7 बजे शाम में क्लास होगी। और यहाँ पे दोस्तों बहुत ही जल्दी दोपहर में भी क्लास होगी, और यहाँ पे बहुत ही जल्दी सुबह में भी क्लास होगी। तो यहाँ पे क्लास होने से पहले हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना काफ़ी ज़रूरी है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी आज का ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं, तो जल्दी से जाइए, वेबसाइट पे धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट चल रही है। और पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कीजिएगा दोनों हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, फिर यहाँ पे आपको बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लेके चलते हैं कि आप कैसे पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं।
तो फ्रेंड वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए या फिर ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए या फिर पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा या फिर डायरेक्ट आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा मेजर, देखिएगा दोस्तों स्पेलिंग को ध्यान से लिखिएगा, measuretargets.com लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? measuretargets.com। तो फ्रेंड जैसे आप measuretargets.com लिखते हैं ना तो सिंपली आपको सर्च कर देना है। तो जैसे ही सर्च कीजिएगा तो जो सबसे फर्स्ट वाला लिंक आएगा measuretargets.com का मैट्रिक एग्जाम 2024 मॉडल पेपर एवं क्वेश्चन में 2024, तो सिंपली आप इसमें क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं ना तो यहाँ पे आप हमारे वेबसाइट के ऑफिशियल पेज पे आ चुके होंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप पहले वेबसाइट पे इंटर लेते हैं ना तो यहाँ पे आपसे एक नोटिफिकेशन पूछेगा कि क्या आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं, तो ऑब्वियसली सबको ही करते हैं, तो यहाँ पे आपको हाँ कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे इसको अलाउ कर देना है। सिंपली इतना आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको बताएंगे और ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए बताएंगे। तो हम आपसे वादा किए कि सबसे पहले हम आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जो है ना पीडीएफ वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। और दोस्तों इस तरह का विज्ञापन या फिर एडवर्टाइजमेंट जो भी आएगा ना तो इसको एक बार सिंपली 1 से 2 सेकंड या फिर 5 सेकंड के लिए खोल लेना पड़ेगा। उसके बाद इसको जैसे ही खोल लेते ना तो आपके मोबाइल फ़ोन पे बार बार एडवर्टाइजमेंट नहीं आएंगे, बहुत ही कम आएंगे। तो सिंपली फिर से यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप इसमें पीडीएफ डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं ना तो यहाँ पे जो भी क्लास होगी यूट्यूब पे लाइव क्लास जो भी होती है फ्री, उसका पीडीएफ और नोट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो कल क्लास हुआ था प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का क्लास हुआ था 6 तारीख को, तो इसका डाउनलोड वाले यहाँ पे इसका पीडीएफ अवेलेबल है। तो कैसे डाउनलोड कीजिएगा? सिंपली यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे ये पीपीटी या पीडीएफ जो है ना दोस्तों डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये पीडीएफ जो है ना दोस्तों इजीली डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन बड़े मज़ा से, ठीक है। और दोस्तों हम चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप ऑनलाइन टेस्ट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और दोस्तों यहाँ पे डेली जो है ना टेस्ट चलती है। यहाँ पे टेस्ट का टाइम को नोट कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट जो है ना दोस्तों डेली सुबह 8 बजे से शुरू होती है और यहाँ पे शाम 6 बजे तक चलती रहती है। और दोस्तों इसका रिजल्ट जो है ना बहुत ही जल्दी देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आज का जो टेस्ट चल रही है क्लास 10 सोशल साइंस ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, तो इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं तो देख सकते हैं सोशल साइंस का जो है ना दोस्तों धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट चल रही है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है ना दोस्तों क्या करना है कि 20 में से 20 सही करके दिखा देना है। तो देख सकते हैं सोशल साइंस ऑनलाइन टेस्ट 20 में से 20 सही करके दिखा देना है। तो कैसे आप सही कीजिएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे बिहार बोर्ड 10th सोशल साइंस, यहाँ पे आपको अपना नाम पूछेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको फटाफट से अपना नाम डाल देना है। तो जैसे ही यहाँ पे आप अपना नाम एंट्री कर देते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पे आपके सामने आपका प्रश्न यहाँ पे दिख जाएगा स्क्रीन पे। इसका जो भी राइट आंसर होगा ना तो सिंपली उसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि जालवारिन एक संस्था थी, किसकी थी वही आपको बताना है। तो इसका जो भी राइट आंसर लगता है ना दोस्तों उसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसी तरह नेक्स्ट करते करते आपको 20 तक जाना है। टोटली यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे 20 में से आपका कितना सही होता है तो लास्ट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा सिर्फ आपका। तो इस तरह ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है। और दोस्तों चलिए हम आपको लेके चलते हैं कि आप क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे एजुकेशन सेक्शन में शिक्षा से संबंधित सभी यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे कि बिहार बोर्ड 10th क्वेश्चन आंसर 2024 आपको जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ना है, जैसे कि क्लास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024, तो सिंपली आपको इसमें क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं ना तो यहाँ पे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 का सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज जो है ना इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप पर्सन ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन सब कुछ यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है मिलेगा, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको लाइव प्रूफ के साथ बताते हैं। तो पढ़ना कितना आसान हुआ दोस्तों, इजी, ठीक है। तो इस तरह आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं बहुत ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू।